नमस्कार मित्रों। आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। भारत को भौतिक रूप से 6 प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर में हिमालय पर्वत है या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, भारत का द्वीपीय समूह है और थार का मरुस्थल है, जिसको हम चित्र द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए, उत्तर में पर्वत हैं। उसके बाद उत्तर का मैदान है जो गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना हुआ है। यहाँ थार का मरुस्थल है। दक्षिण का पठार है ये, और ये तटीय मैदान है। और यहाँ ये द्वीप समूह हैं, 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इसको अगर हम विस्तार से देखें तो जैसे उत्तरी पर्वत है, उत्तरी पर्वत को 3 भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है: हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। हिमालय में हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल आते हैं। ट्रांस हिमालय में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम की श्रेणियाँ आती हैं। पूर्वांचल में मिश्मी, गारो, पटकोई, मिजो ये पहाड़ियाँ आती हैं। ऐसे ही उत्तरी मैदान है जो सिंध मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदानों में बटा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार है जिसमें जो मध्य प्रदेश के आसपास हैं वो मध्य उच्च भूमि है, और दक्कन का पठार है। मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार आता है, और दक्कन के पठार में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद रेगिस्तान है। रेगिस्तान के बाद तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से उत्तरी पर्वत के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज हम हिमालय पर्वत के बारे में ही चर्चा करेंगे, जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। हिमालय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान तक फैला हुआ है। हिमालय वास्तव में एक पर्वत नहीं, एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया, तिब्बत से अलग करता है। इसकी 3 समानांतर श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। एक चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। वास्तव में हिमालय का ये भाग नहीं है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं और विश्व की अधिकांश चोटियाँ हिमालय में ही है। जैसे देखिए, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो लगभग 8,848.86 मीटर ऊंची है। इसके अलावा भी कई अन्य चोटियां हैं, और हिमालय मीठे जल का स्रोत का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ कई सारे हिमनद हैं और बहुत बड़े बड़े हिमनद हैं। सियाचिन हिमनद जो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का क्षेत्र बना हुआ है वो हिमालय में ही है। यहाँ से कई नदियाँ भी निकलती हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, ये पामीर का पठार है जो अफ़गानिस्तान में है। इससे हिंदुकुश श्रेणी एक तरफ आती है और दूसरी तरफ कुल्लू श्रेणी जाती है। यहाँ काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। इसको क्रम से याद करना पड़ता है। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी है, और उसके बाद ही हिमालय की शुरुआत होती है। हिमालय में जो सबसे प्रमुख है वो महान हिमालय ये है। उसके बाद मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। ये महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक श्रेणी है। इससे कई सारी नदियाँ निकलती हैं। अब हम जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर हिमालय के निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण के बारे में 2 सिद्धांत हैं। एक है कोबर का सिद्धांत और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्ती की सिद्धांत। हम सबसे पहले कोबर के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। कोबर का सिद्धांत हिमालय के निर्माण को लेकर क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। कोबर एक जर्मन भूवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार हिमालय का निर्माण टेथिस भूसन्नित के मलबे में दबाव के कारण वलन पड़ने से हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य तेथिस सागर एक भूसन्नित के रूप में था।
इसमें दोनों ओर से अवसादीकरण की प्रक्रिया घटित हुई। इसके कारण अवसादी परतदार चट्टान का निर्माण हुआ। वास्तव में इसको चित्र द्वारा देखिए तो जैसे ये 33 सागर था और यहाँ गोंडवाना लैंड था और ये अंगारा लैंड था। 33 सागर में क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड भी ऊपर था और अंगारा लैंड भी ऊपर था। धीमे धीमे इसमें कटान हुआ और कटान होने के कारण ये इसके अवसाद इस सागर में जमा होते रहे और सागर का क्षेत्र क्या हुआ, ऊंचे बढ़ता रहा। और उसके बाद ये भाग सिकुड़ना शुरू हुआ। गोंडवाना लैंड इधर आना शुरू हुआ और अंगारा लैंड इधर आना शुरू हुआ। जब ये भाग सिकुड़ना शुरू हुआ तो इनके किनारे किनारे दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के कारण किनारे वाला भाग क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और जो बीच वाला भाग है जहाँ कम दबाव पड़ा ये भाग उतना नहीं उठ पाया। इसी सिद्धांत के आधार पर ये जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं, जिसे इनको 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसी के आधार पर इनको हम बताया जा सकता है। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी ये थी कि क्या कोई सागर इतना ऊपर उठ सकता है जितनी ऊंची आज हिमालय की कई चोटियां हैं, इतना ऊंचा उठना संभव नहीं है। इसलिए एक नया सिद्धांत आया इस पर, जिसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत में क्या था, इसका विकास जो प्लेट शब्द थी, सबसे पहले टूजो विल्सन एक कनाडा के थे, इन्होंने प्लेट शब्द का नाम दिया। और इसका विकास मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर तीनों ने क्या किया है कि पुराने समय में जितनी भी सिद्धांत थे, जितनी भी थ्योरीज थी, सबको मिलाकर इन्होंने सबका समन्वित कर दिया और मिलाकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? यह एक भौतिक भूगोल का ऐसा सिद्धांत है जिसमें पृथ्वी पर उच्चावचों तथा विवर्तनिक घटनाओं जैसे भ्रंश, वलन, भूकंप, ज्वालामुखी, गर्त, वलन आदि के उत्पत्ति और विकास को विस्तारपूर्वक व्याख्या करने वाले विभिन्न सिद्धांतों एवं मतों में सर्वाधिक मान्य और वैज्ञानिक आधारों पर आधारित है। ये अभी तक के जितने भी सिद्धांत हैं, इसमें सबसे मान्य सिद्धांत यही है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें विश्व में कहीं भी भूकंप आए या ज्वालामुखी आए या कुछ भी ऐसी घटनाएं हो, कहीं वलन हो या कहीं भी पर्वतों का निर्माण हो, लगभग सारे सिद्धांत इसी के आधार पर दिए गए हैं। इसमें जैसे देखिए, शुरुआत में आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले पूरी पृथ्वी इस तरह की थी। इसमें क्या था कि जितने भी महाद्वीप थे, सारे के सारे महाद्वीप क्या थे, इकट्ठे थे, जिसको पेंजिया कहा गया था। और सारे सागर आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, जिनको पेंथलासा कहा गया। फिर धीमे धीमे ये महाद्वीप एक दूसरे दूर गए और एक नया रूप आया। लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का आकार इस तरह हुआ, और उसके बाद 100 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का आकार क्या हुआ, इस तरह हुआ। और ये भी है कि जितने भी द्वीप महाद्वीप हैं, ये सब इकट्ठे थे। इसके बारे में जानने के लिए, जैसे आप अगर दक्षिणी अमेरिका को और उत्तरी अमेरिका को लाकर अगर अफ्रीका में मिलाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से बैठता है, जैसे लगता है कि ये दोनों भाग अफ्रीका से टूटे हुए हैं। या भारत को अगर लाकर अफ्रीका के नीचे मिलाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएगा। और जो वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप है, ये इस तरह के हैं। ये महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये वर्तमान रूप है। इससे पहले 100 मिलियन पहले ये था, अफ्रीका यहाँ था, एशिया यहाँ था, नॉर्थ अमेरिका यहाँ था जो यूरोप में मिला हुआ था, और दक्षिण अमेरिका यहाँ था जो एकदम ऑस्ट्रेलिया के मतलब अफ्रीका के पास था। और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक दूसरे से मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान स्वरूप पृथ्वी का ये बन गया है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर हुआ कि जैसे जैसे प्लेटें एक दूसरे से खिसकती रहीं, उसी अनुसार पृथ्वी के आकार भी बदलते रहे। इन्होंने प्लेटों को 6, वैसे मुख्य रूप से 6 बांटा गया, लेकिन कभी कहीं 7 बता दिया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं उत्तरी और दक्षिणी प्लेट को अलग अलग दिखाया जाता है, कहीं एक में दिखाया जाता है। यहाँ प्लेट 7 मुख्य प्लेट थी और छोटी छोटी तो कई प्लेटें हैं। जैसे प्लेटें कौन कौन सी हैं? आर्कटिक प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई,
प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, अफ्रीकी प्लेट हो गई, यूरेशियाई प्लेट हो गई। वास्तव में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसी समय में अफ्रीकी प्लेट का ही एक भाग थी। इसको देखिए, चित्र द्वारा देखिए, जैसे यहाँ देखिए ये जो चित्र बना हुआ है, ये किनारे किनारे यहाँ से लेकर ये पूरा, ये जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है? ये वाला भाग ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत आता है। ऐसे प्रशांत का प्लेट यहाँ है। इस तरह ये पूरे विश्व के उन्होंने 7 प्रमुख महान प्लेटों में बांट दिया था। अब जैसे जैसे समय हुआ, ये प्लेटें क्या हुए, जैसे पहले इंडिया जो था या भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, ये पहले अफ्रीका में लगा हुआ था। इनकी शिफ्टिंग शुरू हुई, ये उत्तर की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ। किसी दबाव से ये उत्तर की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे उत्तर की तरफ, जैसे 71 मिलियन पहले एकदम ऑस्ट्रेलिया के पास था, फिर धीमे धीमे 55 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पहुँचा, फिर 38 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पहुँचा, और फिर 10 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पहुँचा, जो और इस समय वर्तमान में भारत यहाँ है। इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे बढ़ रही थी और उधर यूरेशियन प्लेट इधर दबाव डाल रही थी। और जब इन दोनों का टकराव हुआ, तो जहाँ टकराव हुआ, ये प्लेट भारी थी और ये प्लेट हल्की थी, यूरेशियन प्लेट। ये क्या हुआ कि ये ऊपर चढ़ गई और ये उसको और दबाव बनाने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि ये वाला भाग ऊपर उठ गया। और ये भाग जब ऊपर उठ गया, तभी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और आज भी ये माना जा रहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, और धीमे धीमे करके हिमालय की लंबाई अभी भी बढ़ती जा रही है। और आज वर्तमान में विश्व की लगभग अधिकांश ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय पर्वत में ही पाई जाती हैं। जैसे हिमालय की उत्पत्ति में क्या है कि यूरेशियाई और भारतीय प्लेट के बीच में जब टकराव समुद्री प्लेट के निजम्मित हो जाने के कारण यह समुद्री अब महाद्वीपीय टकराव में बदल गया। वास्तव में जैसे शुरुआत में जब बढ़ रही थी, इधर पूरा समुद्र था, और ये आगे बढ़ रही थी तो इधर पूरा समुद्र था। पहले समुद्र का टकराव हो रहा था, तब कोई भाग ऊपर नहीं उठा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते यहाँ मिले और ये बढ़ते बढ़ते आपस में एक दूसरे टकरा गई, तो ये समुद्री टकराव किस में बदल गया? स्थलों के टकराव में बदल गया। जब यह स्थलों के टकराव में बदल गया, तो जो बीच वाला भाग था जहाँ दोनों प्लेट से टकराती थी आपस में, ये क्या हो गया? इसमें उभार आ गया। उभार क्यों आया? क्योंकि यूरेशियन प्लेट हल्की थी और ये प्लेट क्या थी? भारी थी, जिसके कारण इसने क्या कर दिया? इस प्लेट को उभार दिया, और उभारने के कारण ही इसका निर्माण हुआ। और वर्तमान में देखिए, जितनी अधिकतर चोटियाँ हैं, वो जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल में है, और ये हिमालय पर्वत में पाई जाती है। और वही नहीं, जैसे K2 है, वो भी हिमालय के पास ही है। यानी जितनी भी विश्व की अधिकतर ऊंची चोटियां हैं, वो हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत की जैसे प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरुआ, गुरुल मानधाता, ये सब की दिया हुआ है। यहाँ ने पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कंचनजंगा, जो सिक्किम के पास पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो K2 है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।